हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफसाइला स्टडी पॉइंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जो हमारा पिछला वीडियो था स्टूडेंट, उसमें हमने बताया था सिंपली कनेक्टेड डोमेन और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन और कॉची थ्योरम के बारे में भी बताया था। जो सिंपली कनेक्टेड डोमेन था वो यहाँ पर हम देख भी रहे हैं। पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से इसको समझाया था। तो ये जो हमारा वीडियो है, इसमें पुराना जो वीडियो चल रहा था, हमारा पिछला वीडियो था, वो हमने यही डिस्कस किया था। ये बोर्ड वही आप देख रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो सिंपली और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन के बारे में हम डिटेल से बता चुके थे। कॉची थ्योरम बता रहे थे स्टूडेंट। तो कॉची थ्योरम में ये बताया था कि अगर हमारा फंक्शन, तीन बातें कॉची ने बताई थी कि अभी तक जो रियल एनालिसिस में पढ़ते थे, अगर लोअर और अपर लिमिट, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें रियल एनालिसिस में, तो लोअर और अपर लिमिट अगर सेम है किसी भी फंक्शन की, कोई भी फंक्शन बना रहा है, अगर लोअर और अपर लिमिट उसकी सेम है और अगर हम उसका इंटीग्रेट करते हैं तो स्टूडेंट हमेशा जीरो आता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऐसा नहीं था। कई वीडियोज हमने पुराने भी बताए हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आप पुराने वीडियोज देख सकते हैं कि जिस पॉइंट से हम चल रहे थे और वापस उसी पॉइंट पर आ जाएं, यानी कि लोअर लिमिट स्टार्टिंग पॉइंट और अपर लिमिट जाकर के लास्ट पॉइंट, वही बनता था। लोअर और अपर लिमिट अगर सेम है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन निकालते थे स्टूडेंट, तो वहां पर जीरो नहीं आता था। तो वहां पर हमने एक कंडीशन बताई थी। हमने कहा हम कंडीशन एक बताएंगे लेकिन अभी नहीं बता रहे हैं। उस कंडीशन को अगर हमारा फंक्शन फॉलो करेगा तो उसका आंसर जैसा रियल एनालिसिस में जीरो होता था वैसे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी जीरो होगा। ये बात प्रॉपर्टी हमने उस समय नहीं बताई थी और ये प्रॉपर्टी बताई है कॉची ने। तो स्टूडेंट इसको नाम रखा गया कॉची थ्योरम। इन्होंने तीन बातें बताई कि एक फंक्शन जो हमारा है उसमें उस फंक्शन की कैटेगरी बताई है कि एक कर्व हो, वो भी क्लोज्ड हो, यानी क्लोज्ड कर्व हो, या हम उसको कंटूर भी कहते हैं स्टूडेंट, क्लोज्ड कंटूर हो। दूसरी बात बताई कि फंक्शन सिंगल वैल्यूड हो। अभी हम सिंगल वैल्यूड के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। और तीसरी बात ये बताई स्टूडेंट कि जो फंक्शन है वो उस क्लोज्ड कर्व के अंदर और उसकी बाउंड्री पर एनालिटिक हो। तो किसी भी फंक्शन का, यानी ये जो फंक्शन है क्लोज्ड कर्व के अंदर और इसकी बाउंड्री पर एनालिटिक हो। दूसरी बात ये बताइए फंक्शन सिंगल वैल्यूड हो। तो इंटीग्रल पूरे कर्व पर, पूरे कर्व का मतलब है अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें और वापस आकर के इसी पॉइंट पर लास्ट हो जाए, यानी कि लोअर लिमिट और वापस आने के बाद अपर लिमिट सेम, इसका मतलब पूरा क्लोज्ड कर्व सी ले सकते हैं। यानी कि इसका इंटीग्रेट करें तो एफ जेड डी जेड का आंसर हमेशा जीरो आएगा। यानी कि लोअर और अपर लिमिट अगर सेम है तो फंक्शन का आंसर जीरो आएगा। लेकिन इसमें तीन कंडीशन बताई कि कर्व क्लोज्ड होना चाहिए, फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और फंक्शन क्लोज्ड कर्व के अंदर और उसकी बाउंड्री पर एनालिटिक होना चाहिए। तो एनालिटिक के बारे में स्टूडेंट, फंक्शन एनालिटिक हो तो हालांकि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में इसका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन हमने जो हमारे पुराने वीडियो पढ़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत डिटेल से उसमें हमने समझाया है। तो उसमें वहां पर एनालिटिक फंक्शन के बारे में जानकारी मिल जाएगी टोटल की टोटल। लेकिन यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन देखने के लिए एक छोटे से पॉइंट से दूर से दिखाई पड़ जाता है फंक्शन ये एनालिटिक है कि नहीं है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इसमें। तो एनालिटिक फंक्शन जानकारी दे चुके हैं, क्लोज्ड कर्व या कंटूर के बारे में जानकारी दे चुके हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर बात आती है सिंगल वैल्यूड फंक्शन की। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन पर बात करते हैं। हालांकि सिंगल वैल्यूड का एक जनरल सा थोड़ा सा बात बता रहे हैं कि कोई भी फंक्शन हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वो सिंगल वैल्यूड का मतलब ये है कि अगर हम उसमें z की वैल्यू एक रख दें तो फंक्शन का जो आंसर मिले वो भी एक आंसर मिले, यानी कि एक ही टर्म मिले, एक ही नंबर मिले। ऐसा ना हो कि
एक वैल्यू रखने पर जो फंक्शन का आंसर मिले वो 2 मिल जाए। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है एफ जेड इक्वल टू, मान लिया यहां लिखा है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस जेड। अगर हम इसमें जेड की जगह पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रखें, मान लिया 1 रख दिया, ये रियल नंबर है लेकिन हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। 1 अगर यहां पर रखते हैं तो आंसर आता है f1 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो यानी कि वैल्यू हमने 1 रखी है लेकिन इसके 2 आंसर मिले स्टूडेंट, एक प्लस का अंडर रूट 2 और एक माइनस का अंडर रूट। तो ऐसा फंक्शन ना हो कि जो डबल वैल्यूड या मल्टी वैल्यूड या ज्यादा वैल्यूज दे, केवल ऐसा फंक्शन हो कि उसमें एक नंबर रखने से केवल एक आंसर मिले, इसे हम सिंगल वैल्यूड कहते हैं, जो हमारी रियल एनालिसिस है। थोड़ा हम इसको डिटेल से बता रहे हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट सिंगल वैल्यूड पर पहले हम रियल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, यानी रियल फंक्शन जो होते हैं। जैसे एक फंक्शन हमने यहां पर लिखा एफ सच दैट ए टू बी। तो स्टूडेंट यहां पर जो ए है इसको हम फंक्शन की डोमेन कहते हैं, और जो बी सेट है इसको हम फंक्शन की कोडोमेन कहते हैं। ये कोडोमेन है, ये फंक्शन की कोडोमेन है। अब फंक्शन एक दिया होगा एफ एक्स इक्वल टू कोई भी वैल्यू एक्स के फॉर्म में यहां पर दी होगी। तो ए की वैल्यू जो ए में नंबर होते हैं स्टूडेंट, उन नंबरों को उस फंक्शन में रखा जाता है, और जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू को जो सेट होता है उसको हम रेंज कहते हैं फंक्शन की। जैसे यहां पर ए के अंदर हमारा पॉइंट है कुछ, मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मान लिया एक ही डोमेन में 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, और फंक्शन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू मान लिया एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जब f1 की वैल्यू स्टूडेंट हम रखते हैं तो 1 का स्क्वायर आएगा, 2 रखते हैं स्टूडेंट तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, जब 3 रखते हैं स्टूडेंट तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और जब हम 4 को रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो डोमेन स्टूडेंट फंक्शन की जो डोमेन होती है वो पहले से गिवन होती है, और कोडोमेन भी पहले से गिवन होती है। लेकिन डोमेन की जो हम वैल्यू रखते हैं, जो भी आंसर आते हैं, ये आंसर का जो सेट होता है इसको हम रेंज कहते हैं। यानी कि जो इसकी रेंज बनी, फंक्शन की जो रेंज बनी स्टूडेंट, तो रेंज बनी यहां पर 1 4 9 और 16। यानी कि जो वैल्यू हमने पुट करने पर जो आंसर मिले वो आंसर रेंज होते हैं, वो आंसर रेंज में आते हैं। अब ये रेंज में जो आंसर कोडोमेन दी है, कोडोमेन में तो बहुत सारे नंबर होते हैं स्टूडेंट, और जो आंसर वैल्यू डोमेन के नंबर रखने पर जो वैल्यू आती है ये रेंज में आती है। तो ये या तो पूरी कोडोमेन के बराबर होती है या फिर कोडोमेन के नंबर ज्यादा भी होते हैं। जैसे यहां पर हमारा डोमेन में केवल यही नंबर है 4, मान लिया ए, और कोडोमेन हमारी मान लें हम यहां पर लिखते हैं आर। तो यानी कि कोडोमेन में हर रियल नंबर है, लेकिन जो हमने वैल्यू इसमें 4 रखी है 1 2 3 4, तो रेंज हमारी आई केवल 1 4 9 और 16। रेंज में केवल इतने ही नंबर आए। तो रेंज जो होती है स्टूडेंट या तो कोडोमेन के बराबर होती है या फिर कोडोमेन का सबसेट होती है। यानी कि रेंज जो है ये सबसेट होती है कोडोमेन का। कोडोमेन या तो कोडोमेन के बराबर हो जाएगी रेंज, या फिर कोडोमेन से छोटी हो जाएगी, यानी कि कोडोमेन का सबसेट हो जाएगी। अब बात करते हैं सिंगल वैल्यूड पर। जितने भी फंक्शन रियल एनालिसिस में हैं स्टूडेंट, जितने भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, हर फंक्शन रियल एनालिसिस में सिंगल वैल्यूड होते हैं। सिंगल वैल्यूड का मतलब है कि अगर हमने x की एक वैल्यू रखी तो आंसर एक और केवल एक ही मिलना चाहिए। जैसे हमने 1 की जगह फिर 2 रखा, तो 2 रखने पर जो आंसर मिला 2 का स्क्वायर 4 मिला, यानी कि रखा हमने केवल 2 है, वो आंसर 4 मिला। सिंगल रखने पर सिंगल ही आंसर मिले तो हम सिंगल वैल्यूड कहते हैं। यहां पर 3 रखेंगे तो आंसर यहां पर 9 मिला, एक ही आंसर मिला, यानी 1 वैल्यू पर केवल 1 आंसर।
वन वैल्यू और वन आंसर। एक वैल्यू पर एक ही आंसर मिले तो हम इसको कहते हैं सिंगल वैल्यूड। तो रियल एनालिसिस में जितने भी फंक्शन दिए जाते हैं स्टूडेंट, वो सब सिंगल वैल्यूड होते हैं। अगर हम एक से ज्यादा वैल्यू मिलती है तो हम कहते हैं वो फंक्शन ही नहीं है। जैसे यहां पर हम यहां पर फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर हमने लिख दिया एक्स, और स्टूडेंट यहां पर एक्स की वैल्यू जो हमने 1 रखी तो आंसर मिला प्लस माइनस अंडर रूट 1, तो यानी कि आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो यानी कि हमने वैल्यू रखी स्टूडेंट 1, लेकिन आंसर इसका एक मिला प्लस का 1 और दूसरा आंसर मिला माइनस का 1। एक वैल्यू रखने पर अगर मोर देन 1 यानी कि 2 या मोर देन 2 आंसर मिलते हैं तो स्टूडेंट रियल फंक्शन में हम कहते हैं कि ये फंक्शन ही नहीं है। अगर एक वैल्यू रखने पर, यानी कि अगर हम यहां पर 4 रखते हैं स्टूडेंट, तो 4 रखने पर आंसर मिलता है इसमें, यहां पर लिखते हैं 4, तो आंसर मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 4, यानी कि 4 रखने पर आंसर आता है प्लस माइनस अंडर रूट 4 का मतलब प्लस माइनस 2। एक प्लस 2 आएगा, एक माइनस 2 आएगा। तो सिंगल वैल्यू रखने पर अगर एक से ज्यादा आंसर मिलता है स्टूडेंट, तो रियल एनालिसिस में यानी कि रियल फंक्शन में हम कहते हैं कि ये फंक्शन ही नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स में एक वैल्यू रखने से एक से ज्यादा भी आंसर मिलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करते हैं। अब यहाँ पर रियल एनालिसिस की बात ये होगी कि एक वैल्यू रखने पर केवल एक और एक ही आंसर मिले तो ही फंक्शन होगा। एक वैल्यू रखने पर एक से ज्यादा आंसर मिलता है तो हम कहते हैं ये फंक्शन ही नहीं होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऐसा नहीं है। एक वैल्यू रखने पर एक भी आंसर मिल सकता है और एक से ज्यादा भी आंसर मिल सकते हैं, वो हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। तो स्टूडेंट अभी हम बात कर रहे थे रियल फंक्शन की, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। एक क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं, यानी कि एक फंक्शन हमारा डिफाइन है एफ सच दैट सी टू सी, यानी कॉम्प्लेक्स वाले सेट को हम सी से सी में लिखते हैं। एक यहां पर फंक्शन हमने लिखा एफ जेड इक्वल टू जेड पावर 1/3, मान लिया ये हमने वैल्यू लिख दी। तो स्टूडेंट यहां पर अगर हम z इक्वल टू 1 लिखते हैं, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दें, मान लिया 1 लिखा, 1 यहां पर ये रियल नंबर है, लेकिन हर रियल नंबर हमें मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अगर हम 1 लिख दें स्टूडेंट, तो यहां पर f1 की जो वैल्यू आएगी वो 1 का पावर 1/3 इतना आया। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो 11th और 12th में, हम थोड़ा छोटी क्लास पर चल रहे हैं, 11th और 12th में एक पढ़िए डिमाइवर प्रमेय। स्टूडेंट डिमाइवर प्रमेय ने बताया है जो डिनोमिनेटर में यहां पर लिखा रहता है उतने ही इसके रूट निकलते हैं। तो यहां पर 1 का क्यूब रूट लिखा हुआ है, 1 का 1/3 पावर लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि इसके 3 आंसर मिलेंगे। स्टूडेंट हमने पढ़ा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि अगर कोई नंबर है z इक्वल टू लिखा है 1 पावर 1/3, तो स्टूडेंट हम इसको निकालते थे z पावर 3 इक्वल टू यहां से 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करें z³ - 1 आ जाएगा इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट इसके फैक्टर जब करते हैं तो आंसर आता है z-1, और यहां पर लिखते हैं z² + z+1 इक्वल टू यहां पर 0 लिख दिया। और इसके बाद स्टूडेंट हमने दराचार मेथड यहां पर लगाया, तो यहां से आ जाएगा z बराबर 1, z की वैल्यू -1 प्लस माइनस i अंडर रूट प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 4 ac डिवाइडेड बाई 2 × 1। इस टाइप से हमने इसे लिखा। तो यानी एक तो यहां पर z की वैल्यू आ जाएगी 1, दूसरी आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा माइनस का 3, तो i अंडर रूट 3 इसको लिख सकते हैं, यानी आयोटा अंडर रूट 3, और डिवाइडेड बाई स्टूडेंट यहां पर आ जाएगा 2। तो एक वैल्यू यहां पर जो z की आई वो 1 आई, दूसरी वैल्यू आई -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और तीसरी वैल्यू जो स्टूडेंट आई -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो एक को लिखते स्टूडेंट ओमेगा और दूसरे को लिखते ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अगर हम डिमाइवर प्रमेय से भी इसको निकालते हैं तो डिमाइवर ने बताया था कि जितना डिवाइड में लिखा रहता है इसके उतने ही रूट निकलते हैं।
इसकी उतनी ही वैल्यूज निकलती हैं। तो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू निकलेगी, एक 1 आएगी, एक ओमेगा आएगी और एक इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आएगी। यानी कि हमने वैल्यू रखी तो केवल 1 है, यानी जेड की एक वैल्यू रखी है केवल, लेकिन आंसर स्टूडेंट कितने मिले? 3 आंसर मिले, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन रियल एनालिसिस में ऐसा नहीं था। रियल एनालिसिस में जो भी आंसर मिलता था, यानी कि रियल फंक्शन में जो भी आंसर मिलता था वो सिंगल मिलता था, रियल मिलेगा। यहाँ पर एक रियल मिला और 2 कॉम्प्लेक्स मिली। इसका मतलब ये हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहे जा सकते हैं। लेकिन रखा हमने 1 है, आंसर मिला 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये फंक्शन होगा, यहां पर ये फंक्शन होगा। लेकिन रियल फंक्शन में अगर सिंगल वैल्यू रखने पर एक से ज्यादा आंसर मिलते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि ये फंक्शन ही नहीं है। तो हम उसको कहते हैं ये फंक्शन ही नहीं है। सिंगल वैल्यू रखने पर एक से ज्यादा आंसर मिलते हैं तो फंक्शन नहीं होता है। लेकिन यहां पर स्टूडेंट सिंगल वैल्यू रखने पर एक से ज्यादा भी आंसर मिलते हैं। तो कॉची ने ये बात बताई कि ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए। जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो ऐसा फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन ऐसा होगा कि सिंगल वैल्यू रखने पर आंसर सिंगल मिलना चाहिए। तो यही बात इन्होंने कही है कॉची थ्योरम ने। कॉची ने ये बात बताई कि ये 3 पॉइंट हमारे पास हो कि क्लोज्ड कर्व हो, फंक्शन उस कर्व के अंदर और उस कर्व की बाउंड्री पर एनालिटिक हो, और फंक्शन सिंगल वैल्यूड हो। तो उस पूरे कर्व के अलोंग अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे, फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे, तो हमेशा आंसर 0 आएगा। तो ये लिखा हुआ है इसमें, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड, एनालिटिक हो और सिंगल वैल्यूड हो, कहां पर? कर्व के अंदर और कर्व की बाउंड्री पर, लेकिन कर्व भी क्लोज्ड हो। तो लिखा है इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी, देन इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो इसका इंटीग्रल स्टूडेंट हमेशा 0 होगा। ये कॉची ने बात बताई। लेकिन इसके आगे कॉची ने कुछ अपने और पॉइंट भी दिए, उसको हम कहते हैं कॉची एक्सटेंशन थ्योरम। 2 पॉइंट दिए, उनको भी बता रहे हैं। देखते हैं आगे इसमें। एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम। तो स्टूडेंट अभी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जो हमारे पुराने वीडियो चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के, उसमें हमने बताया था कि अगर किसी फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है 2 पॉइंटों के बीच में, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए जो हम पाथ बनाते थे, उस पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन निकालते थे फंक्शन का। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। मान लिया ये P पॉइंट है, Z1 है, यहाँ पर ये Q पॉइंट है, मान लिया इसका कोऑर्डिनेट Z2 है, और P से Q तक पहुंचने के लिए मान लिया ये पाथ हमने लिया यहाँ पर और इस पाथ का नाम C1 रखा। तो हम इसका इंटीग्रेशन निकालते थे स्टूडेंट, इंटीग्रल अलोंग C1, और यहाँ पर कोई फंक्शन दिया है fz और dz, इसका आंसर निकाल दिया। लेकिन स्टूडेंट इसी पॉइंट से और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर हमने कर्व को बदल दिया, यानी कि रास्ता दूसरा देखा, ऐसा रास्ता चला गया, ये रास्ता हमारा C2 है, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालते थे, इंटीग्रल अलोंग C2 fz और dz, उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते थे, लेकिन यहाँ पर रास्ता हमने बदल दिया। तो स्टूडेंट हम ये देखते थे, पुराने हमने कई वीडियो ऐसे कई क्वेश्चंस लगाए हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के, कि इसका आंसर निकालते थे और इसका आंसर निकालते थे, फंक्शन वही है, लेकिन P से Q तक पहुंचने के लिए एक रास्ता C1 है, इस रास्ते से चलें, दूसरा रास्ता हमने C2 है, इस रास्ते से चलें, लेकिन दोनों के आंसर में डिफरेंस आता था स्टूडेंट। कभी सेम आ जाते थे लेकिन हमेशा नहीं, डिफरेंस आता था, इसका आंसर अलग आता था और इसका आंसर अलग आता था। तो हमने स्टूडेंट वहां पर बताया था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी बताएंगे कि उस प्रॉपर्टी को चेक करने के बाद फिर हम चाहे इस रास्ते से चलें, चाहे इस रास्ते से चलें, और चाहे यहां से बहुत बड़ा रास्ता यहां पर अपना के यहां से इस रास्ते से चलें, कैसे भी चलें, चाहे इससे चलें, चाहे इससे चलें, और चाहे इस रास्ते से चलें, पहुंचना हमको P से Q तक है। तो जब हम उस प्रॉपर्टी को बता देंगे, अगर वो प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो फिर इस इंटीग्रेशन का आंसर
और इसका आंसर, और हम चाहे तीसरे वाले रास्ते से चलें, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड और इंटीग्रल अलोंग C3, तो स्टूडेंट तीनों के आंसर बराबर आएंगे, यानी कि कोई भी रास्ता हो P से Q तक पहुंचने के लिए एफ जेड का इंटीग्रेशन हमेशा इक्वल आएगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी को चेक करने के बाद। तो ये बात बताई थी कॉची ने। कॉची ने बताया, इसी का नाम रखा गया कॉची एक्सटेंशन थ्योरम। इन्होंने दो बातें बताई कि सबसे पहले एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन होनी चाहिए तुम्हारे पास। तो स्टूडेंट एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन यहां से हमने यहां तक बना दी। इस सिंपली कनेक्टेड डोमेन में जो हमारा फंक्शन गिवन है वो फंक्शन इस सिंपली कनेक्टेड डोमेन में एनालिटिक होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, हर पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन है स्टूडेंट वो एनालिटिक होना चाहिए। ये जो फंक्शन एफ जेड गिवन होगा, ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी जो हमने बनाया है इसके अंदर एनालिटिक होगा, ये कॉची ने बताया। फिर इन्होंने एक बात बताई कि इसके अंदर हम एक पॉइंट ये लें और दूसरा पॉइंट हम कहीं पर भी यहां लें, और इन दोनों पॉइंटों को, मान लिया ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में अगर हम इस रास्ते से चलें और चाहे हम रास्ता बदल करके ऐसे रास्ते से चलें, ये रास्ता हमारा C1 है और ये रास्ता हमारा C2 है। बात बताई कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो और इस डोमेन के अंदर जो भी फंक्शन गिवन है वो फंक्शन एनालिटिक हो, तो उन्होंने कहा कि किन्हीं भी दो पॉइंटों को मिलाने से जो रास्ता बनता है उस किसी भी रास्ते से चलें, लेकिन उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा इक्वल आएगा। यानी कि चाहे हम यहां से C1 एफ जेड डी जेड और इंटीग्रल अलोंग C2 एफ जेड डी जेड, इसका स्टूडेंट आंसर निकालते थे, तो ये आंसर इस कंडीशन को चेक करने के बाद हमेशा इक्वल आएगा। क्या कंडीशन है? फंक्शन जो यहां पर गिवन है ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर एनालिटिक हो और इसी डोमेन के अंदर कोई दो पॉइंट लें, फिर उस पॉइंट के अलोंग उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए किसी भी रास्ते का यूज कर दें, इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फंक्शन का इंटीग्रेशन समान आएगा। यानी कि जो इंटीग्रल है ये पाथ पर डिपेंड नहीं होगा, ये बात बताई कॉची ने। ये इंटीग्रल जो है दो पॉइंटों से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए किसी भी रास्ते का यूज कर दें, लेकिन पाथ पर डिपेंड नहीं होगा, आंसर हमेशा बराबर आएगा। अब ये स्टूडेंट प्रूव कैसे करें? तो हमारे पास केवल है अभी कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम का यूज करके हम इसका प्रूव कर सकते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले किस तरीके से उन्होंने प्रूव किया। कॉची थ्योरम जो थी वो केवल ये थी कि फंक्शन सिंगल वैल्यूड हो। तो स्टूडेंट इसमें जो भी फंक्शन यूज किए जाएंगे, दो इन्होंने रूल बताए हैं, दो कॉची एक्सटेंशन थ्योरम ने दो पॉइंट बताए हैं, एक पॉइंट ये और एक दूसरा है और एक कॉची थ्योरम है। यानी सभी में जो फंक्शन यूज करेंगे वो सिंगल वैल्यूड होगा, पहली चीज। और कॉची थ्योरम बताई थी क्लोज्ड कर्व हो, उस क्लोज्ड कर्व के अंदर और क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री पर फंक्शन एनालिटिक हो, ये बात बताई। और सिंगल वैल्यूड हो, तो सिंगल वैल्यूड तो स्टूडेंट हम लेके ही चले हैं फंक्शन को। अब हम देखते हैं कि जो भी क्लोज्ड कर्व बनेगा उसके अंदर और उसकी बाउंड्री पर फंक्शन एनालिटिक हो, तो हम कॉची थ्योरम का यूज कर सकते हैं। वो हम यहां पर चेक कर रहे हैं और इसको प्रूव करते हैं कि इसका आंसर इक्वल ही आएगा। देखते हैं इसको आगे। तो इसको देखते हैं यहां पर स्टूडेंट कि जो फंक्शन हमने लिया है, ये फंक्शन इस सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर हमने एनालिटिक लिया है। सबसे पहले एफ जेड जो फंक्शन है वो हमने एनालिटिक लिया है डोमेन डी के अंदर। और अब यहां पर हमने दो पॉइंट इसमें लिए, एक पी लिया और एक क्यू लिया। मान लिया यहां पर हम Z1 मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट को हम Z2 मान लेते हैं। P से Q तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक P यानी C1 कर्व है ये, तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं C1 पर चले P C1Q, और दूसरा है P C2Q। ये अलग अलग रास्ते हैं स्टूडेंट,
लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर करके देखें कि कॉची थ्योरम हम रास्तों पर तो लगा नहीं सकते, कॉची थ्योरम लगाएंगे जब हमारा कर्व क्लोज्ड होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो P है, हम मान लिया इस रास्ते से चल रहे हैं, P इस कर्व को C1 डाल दें तो थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा, हालांकि एक ही बात है, PC1Q, तो यहां पर पहुंच गए। फिर यहीं से स्टूडेंट ये रास्ता फिर यहीं से स्टार्ट हुआ है, यहां से ऐसा, लेकिन हम इसी को यहीं से चलते हुए ऐसा ले आते हैं, PC1Q और Q के बाद फिर C2 और P, यानी स्टार्ट यहां से किया था स्टूडेंट और वापस भी यहीं पर आ गई और ये कर्व पूरा क्लोज्ड बन गया, क्लोज्ड कर्व बना। यानी कि हम पूरा इसको इस तरीके से, यानी कि जो हमारी कॉची थ्योरम है वो क्लोज्ड कर्व पर ही काम करेगी, रास्ते पर नहीं, क्लोज्ड कर्व पर। तो क्लोज्ड कर्व पहले बनाएं, तो स्टूडेंट PC1Q और Q से QC2P, ये पूरा एक क्लोज्ड कर्व बन गया। इसको हम यहाँ पर इंटीग्रेट में लिखते हैं, यानी कि यहां पर लिखा PC1Q और Q से QC2 और P, ये पूरा एक क्लोज्ड कर्व बना स्टूडेंट। फंक्शन जो है इस डोमेन D के अंदर एनालिटिक है, लेकिन कॉची थ्योरम बता रही है कि हम तभी यूज कर सकते हैं जब फंक्शन सिंगल वैल्यूड हो। तो सिंगल वैल्यूड तो लेना ही लेना है, फंक्शन जो हमने लिया है वो सिंगल वैल्यूड ही लिया है। और अब हम देखते हैं कि दो बातें आप देखें कि क्लोज्ड कर्व हो और उस कर्व के अंदर और उस कर्व की बाउंड्री पर फंक्शन एनालिटिक हो, ये चेक करना है स्टूडेंट। तो यहाँ डोमेन के अंदर ये पॉइंट भी है, ये भी है, ये सारे पॉइंट स्टूडेंट है। P पॉइंट भी डोमेन के अंदर है, Q पॉइंट भी डोमेन के अंदर है, और ये कर्व से जो ये पॉइंट से ये रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते पर जितने भी पॉइंट पड़ रहे हैं स्टूडेंट, ये सभी डोमेन के ही पॉइंट है। यहाँ पर भी ये जितने भी पॉइंट पड़ रहे हैं ये C2 रास्ते पर, ये भी सभी पॉइंट जो हमारे हैं ये भी डोमेन के अंदर के ही पॉइंट हैं। इसका मतलब डोमेन के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक पहले से गिवन है। इसका मतलब बाउंड्री पर जो फंक्शन हुआ वो सब एनालिटिक हुआ, यानी कि कर्व जो पूरा क्लोज्ड बना, इस क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री पर जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा। एक बात। दूसरी बात, डोमेन के अंदर ये पॉइंट भी आते हैं, इस क्लोज्ड कर्व के अंदर के वाले पॉइंट, तो इसका मतलब है डोमेन के अंदर एनालिटिक है, तो स्टूडेंट इस कर्व के अंदर भी फंक्शन एनालिटिक होगा। यानी कि ये कंफर्म हो गया स्टूडेंट कि फंक्शन जो हमारा एनालिटिक होगा कर्व की बाउंड्री पर और कर्व के अंदर भी, दोनों जगह। इतनी जगह देखना है, बाद बाकी आगे पीछे हो तो उससे नहीं मतलब है। P से Q तक पहुंचने के लिए यहाँ पर जो क्लोज्ड कंटूर बन गया था स्टूडेंट, तो इसके हर पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक इस पर भी था और इसके अंदर भी एनालिटिक था स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्लोज्ड कर्व पर एनालिटिक है और क्लोज के अंदर भी, क्लोज्ड कर्व के अंदर भी फंक्शन स्टूडेंट एनालिटिक है। तो हम कॉची थ्योरम को इसमें लगा सकते हैं। कॉची थ्योरम यही बताती है कि फंक्शन क्लोज्ड कर्व के अंदर और बाउंड्री पर अगर एनालिटिक है तो स्टूडेंट इसका आंसर 0 होगा। तो यहां पर स्टूडेंट इसका आंसर 0 आ गया। PC1QC2P, PC1QC2P पूरा क्लोज्ड कर्व बना और इसके अंदर फंक्शन एनालिटिक है, तो कॉची थ्योरम से इसका आंसर स्टूडेंट 0 आ जाएगा। अब हमें यहां से निकालना है कि इसमें दो कर्व जुड़े हुए हैं, यानी पूरा जो क्लोज्ड कर्व बना हुआ है स्टूडेंट, इसमें PC1Q एक कर्व है और दूसरा कर्व QC2P वाला है। इसको अलग अलग करते हैं, यानी इसको यहां पर लिखते हैं स्टूडेंट इंटीग्रल PC1Q और FZ dz, प्लस लगाया, फिर यहां लिखा स्टूडेंट Q से, अब Q से स्टार्टिंग करेंगे QC2P, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा QC2P FZ dz इक्वल टू 0। और सही करके लिखते हैं स्टूडेंट, यहां पर इंटीग्रल लगाया, यहां पर लिखा PC1Q और ये मिल जाएगा यहां पर FZ dz प्लस, फिर देखते हैं स्टूडेंट ये जो लिखा हुआ है QC2P, यानी कि यहां पर QC2P, यानी कि जब कि कर्व जो हमारा है P से Q तक पहुंचना है तो PC2Q, लेकिन इसमें QC2P लिखा है। तो जब डायरेक्शन चेंज करते हैं स्टूडेंट तो यहां पर आता है माइनस का साइन, किसी भी यहां पर कर्व की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साइन यहां पर पलट जाएगा। तो यानी कि यहां पर माइनस साइन करते हैं और PC2Q लिखते हैं, यानी कि यहां से ये डायरेक्शन लिखते हैं क्योंकि हमको पहुंचना है P से Q तक।
लेकिन लिखा है PQ-C2P, ये लिखा हुआ है। हमको जानना है P से Q तक, यानी कि PC2Q लिखना है इसको। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं PC2Q, और यहाँ पर आ जाएगा FZ = 0। ये आया स्टूडेंट। अब इसको पहुंचाते हैं राइट हैंड साइड में। इंटीग्रल किया तो यहाँ पर आ जाएगा PC1Q F(z)dz = आ जाएगा PC2Q, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी PC2Q, और यहाँ पर मिल जाएगा F(z)dz। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो कर्व का नाम है P से Q तक जब C1 से चलना है तो इस पूरे कर्व का नाम C1 है, यानी कि ये रास्ते का नाम हमने डिनोट करने के लिए कर दिया था कि किस रास्ते से चले हैं, तो इस रास्ते से चले हैं PC1Q, लेकिन पूरे रास्ते का नाम डिनोट है स्टूडेंट, पूरे कर्व का नाम डिनोट है C1। तो ये PC1 को हम केवल C1 से डिनोट कर सकते हैं। तो यानी कि यहां से हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल अलोंग C1, और ये मिल जाएगा स्टूडेंट FZ(dz) = और P से Q तक पहुंचने के लिए जब हम इस रास्ते से चले हैं तो इस रास्ते को मेंशन किया है PC2Q से, लेकिन स्टूडेंट पूरे रास्ते का नाम यहाँ पर ये लिखा है C2, ये पूरे रास्ते का नाम है, यानी पूरे कर्व का नाम है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं C2, और यहाँ पर लिखा F(z)dz। तो स्टूडेंट ये बात यहाँ पर आई कि कॉची ने ये बताया कि अगर फंक्शन जो हमारा है वो किसी पूरे डोमेन के अंदर, यानी कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो, उसके अंदर एनालिटिक है, तो उस डोमेन के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट को ले लें और उन दोनों पॉइंटों से कोई भी रास्ता बना लें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए, तो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं होगा, वो पाथ पर डिपेंड नहीं होगा, यानी कि इंटीग्रेशन हमेशा सेम आएगा, चाहे छोटे रास्ते से चलें और चाहे हम बहुत बड़ा रास्ता यहां से ऐसे मिला करके ऐसे चलें, लेकिन आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा स्टूडेंट। ये कॉची एक्सटेंशन थ्योरम में बताया गया है, इसका ये फर्स्ट पॉइंट था। अब स्टूडेंट इसके बाद हाँ एक बात और यहाँ पर कि कॉची थ्योरम में इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन कॉची एक्सटेंशन थ्योरम में जो यहाँ पर ये बताया है इसका आंसर इक्वल आएगा। 0 भी आ सकता है तो इसका भी 0 आएगा, अगर इसका 0 नहीं आया तो इसका भी 0 नहीं आएगा, लेकिन आंसर जो आएगा स्टूडेंट वो बराबर आएगा। 0 आ भी सकता है और 0 नहीं भी आ सकता है। लेकिन इससे पहले जो हमने वीडियो पढ़े हुए हैं, इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि फंक्शन एनालिटिक्स से कोई मतलब नहीं, एनालिटिक चेक ही नहीं किया था, लेकिन हम अलग अलग रास्ते अपनाते थे P से Q तक जाने के लिए, यानी कि दो पॉइंटों से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हम किसी भी रास्ते से एक रास्ते से चलेंगे तो आंसर अलग आएगा, और उसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए अगर दूसरा रास्ता अपना लिया तो आंसर स्टूडेंट अलग आता था। लेकिन अगर फंक्शन एनालिटिक है डोमेन के अंदर तो फिर आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये इन्होंने कॉची एक्सटेंशन थ्योरम में बताया गया था। अब कॉची एक्सटेंशन थ्योरम का स्टूडेंट सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में। तो सभी स्टूडेंट जो हमारे पुराने वीडियोज पढ़े हुए हैं उनको आप आसानी से देख सकते हैं और प्लेलिस्ट पे जाकर के देखें। सभी वीडियो पढ़े हैं बीएससी क्लासेस के, बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हो। एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कई टॉपिक पढ़े हुए हैं स्टूडेंट। पावर सीरीज है और हमारा एनालिटिक फंक्शन है। एक कॉम्प्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग का असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सिंप्लेक्स मेथड, रिजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी, स्टूडेंट काफी टॉपिक पढ़े हुए हैं, तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर के उनको पढ़ें। बहुत डिटेल में समझाया स्टूडेंट, कहीं कोई टेंशन नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल वे में समझाया, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आज इस वीडियो में स्टूडेंट यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। अगले वीडियो में बताएंगे कॉची एक्सटेंशन थ्योरम का सेकंड रूल। आज यहीं तक, दैट्स ऑल।